Nitesh ji about to join. He will join very soon. Okay, and Dr. Nimesh ji Desai sir is here. So we can start now. Uh, गुप्ता सर स्टार्ट करें फिर. गुप्ता सर स्टार्ट करें जी. सर प्रदीप जी वी कैन स्टार्ट नाउ है जी. नमस्कार और सुस्वागतम मशवरा के इस 58.17वें एपिसोड में. दिस इज आलोक. आई एम 24/7 सर्विंग फॉर मनोविकास फैमिली with my sweet daughter and my dedicated wife and one special national awardee as a rehabilitation specialist for persons with intellectual and developmental disabilities and the founder of Manovikas family. I love diverse and celebrate diversity every moment in my life. I welcome to Mashwara 58.17 episode of on good practice. Mashwara is a live consultation during COVID-19 outbreak, seek to improve quality care, inclusive education, and advocacy for persons with intellectual and developmental disabilities. Mashwara has therefore announced to host the series of good practices from parents, siblings, professionals, schools, NGOs, persons with disabilities, hospitals, etc. on every day, on every Wednesday's live consultation. एंड मशवरा कोविड-19 के दौरान एक लाइव परामर्श है जो बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए उनकी देखभाल, समावेशी शिक्षा और मूलभूत अधिकार के बारे में हिमायत या वकालत के बारे में बातचीत करता है. मशवरा में प्रत्येक बुधवार की लाइव श्रृंखला में हम लोग माता पिता, भाई बहन, पेशेवर, स्कूल, गैर सरकारी संगठन, खुद दिव्यांगजन आदि से जो उनकी उत्तम या श्रेष्ठ कार्य होती है उनकी प्रस्तुति हम आपके बीच लाते हैं. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड प्रैक्टिस ऑन क्रिकेट फॉर दिव्यांगजन. आई वेलकम ऑल आवर गेस्ट एंड ऑडियंस. लेट्स टुडे वी टॉक अबाउट द गुड प्रैक्टिस ऑन क्रिकेट फॉर दिव्यांगजन. आज मैं हमारे सभी मेहमानों का, दर्शकों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं. आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल. हमारी आज जो गुड प्रैक्टिस की सीरीज है उसमें हम लोग क्रिकेट के लिए, जो एक दिव्यांगजन क्रिकेट के लिए जो उत्तम अभ्यास है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे. व्हेन इट कम्स टू द पार्टिसिपेशन इन एनी स्पोर्ट्स, फॉर ए लॉट ऑफ अस इट कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ हैविंग गुड इंटेंशन बट अ नॉट सो गुड लेवल ऑफ एप्लीकेशन. The usual barrier can be put down to a lack of time, organization, or money. But if you have a form of disability, the barrier to playing sports can be much more difficult to overcome. जब हम किसी खेल में भाग लेने की बात करते हैं तो हमारा नेक इरादा मायने जरूर रखता है और साथ ही उस खेल के लिए हमारी शारीरिक या मानसिक योग्यता भी मायने रखती है, या रख भी सकती है या नहीं भी रखती है. बट यह बहुत हद तक हर व्यक्ति के जो व्यक्तिगत आधार है उस पर देखा जाता है. और समाज में सामान्य अवरोध होने के बावजूद, बहुत सारे अवरोध है हमारे समाज में, अगर समय या एक संगठन का सहयोग, धन की कमी, या फिर अगर प्रायः देखें तो जो दिव्यांगजन है उनके लिए खेल में भागीदारी सुनिश्चित करना एक कठिनाई का विषय बन जाता है. However, for any aspiring players wanting to get into the disability cricket, there are quite a lot of options and levels are available. Disability cricket formats in physical disability, in learning disability, in visual disability, in deaf. So हालांकि अगर कोई भी किसी भी इच्छुक दिव्यांग खिलाड़ी को दिव्यांगजन के क्रिकेट में शामिल होना हो तो हमारे पास अभी बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं भारत में. हम उसको चुन सकते हैं. दिव्यांगता क्रिकेट प्रारूप में अगर हम देखें तो शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए क्रिकेट का प्रारूप बना हुआ है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए बना हुआ है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए बना हुआ है, और श्रवण बाधित लोगों के लिए भी क्रिकेट का विकल्प उपलब्ध है. These are the groupings are predominantly a template for the various level of the game.
but it is important to know that disability cricket is not just about helping to aspire disabled cricketers to fulfill their potential. It is also about creating a ways for as many as members of the disabled community as possible to have fun and enjoy a social activity. ये समूह जो है मुख्य रूप से खेल के विभिन्न स्तरों का एक टेम्पलेट है, लेकिन यह भी हमें ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगजन क्रिकेट केवल अपनी क्षमताओं को पूरा करने या दिव्यांगजन क्रिकेटर को मदद करने के बारे में नहीं है। यह दिव्यांगजन समुदाय के अधिक से अधिक सदस्यों के लिए है, उन तक पहुंचाने के लिए है, ताकि वह उनका खेल मजेदार हो सके, सभी तरह की गति सब जो सामाजिक गतिविधि है वो उनका आनंद ले सके। और आज हम मशवरा में इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेंगे कि कैसे हम दिव्यांगजनों के लिए क्रिकेट को बेहतर बना सकते हैं और दिव्यांगजनों को क्रिकेट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। This Mashwara live consultation is through Zoom and Facebook Live for persons with intellectual and developmental disabilities and their families, caregivers, professionals during this COVID-19 outbreak. यह मशवरा लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान फेसबुक के माध्यम से लाइव है। बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजन, उनके परिवारजन, उनके देखभालकर्ता, पेशेवर, हर व्यक्ति के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए यह लाइव है। और आपको मैं हमेशा कहता हूं, मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है। कृपया हम एक साथ मशवरा में जुड़े रहें। We are thankful to all of you that you participated in Diwali Utsav and made the memorable days for our special persons with special needs. We have very good prize distributions. We had the bumper prize available. हम लोग जो भी winners हैं उसके prize को within a week हम लोग यहाँ से dispatch कर रहे हैं. We will get all the prizes intact to your home. I once again welcome and appreciate our special guest to join this Mashwara Live. This episode is bringing a very important topic, and this is my pleasure to welcome our speaker, Mr. Mahantesh ji. Mahantesh ji, are you here? Okay, I'll see it, find out. And then our the next speaker and our very good friend is here, Mr. Pradeep Raj. He is a founder, General Secretary, Wheelchair Cricketer Association of India and Para Sports Foundation. He is a para athlete, and we all know he is a very good disability rights activist. So we welcome you, sir. And this session will be presided by our President Sahab, Dr. Nimeshji Desai sir is here, and our JC Gupta sir is here. So we welcome you all, sir. And we have the sign language interpretation by Mrs. Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं पुनः स्वागत करता हूं हमारे एपिसोड में मिस्टर प्रदीप राज जी का और मिस्टर महंतेश जी, ही इज अबाउट टू ज्वाइन। और मशवरा में राखी रमोला के द्वारा सांकेतिक भाषा का अनुवाद उपलब्ध है। So if you need any kind of help in the sign language, you please watch the Rakhi Ramola's window. I would like to highlight here that today we have seen one good news in the newspaper that एक जो 21 वर्षीय एक निकेत नाम के एक व्यक्ति हैं जो डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है, और उन्होंने आयरन मैन का जो ट्रायलैथन होता है जो इसमें एथलीट में उसको क्रॉस किया, उसको पास किया है। वो ट्रायलैथन उन्होंने सिक्योर किया है, जो एक डाउन सिंड्रोम व्यक्ति हैं। वो फ्लोरिडा के हैं। आप अगर आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे जितने भी दिव्यांगजन हैं यहाँ पर, जो भी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। हम ये कहना चाहेंगे कि हम जितने भी लोग यहाँ इस बात को सुनते हैं और प्रभावित होते हैं उस बात से, तो जरूर हमें उसकी सराहना करनी चाहिए पहले। दूसरी बात है कि अगर हम लाइफ में उसको उतार सकें और एक मील का पत्थर साबित कर सकें तो दैट विल बी ग्रेट। And I would like to directly go to Mr. Pradeep Raj ji. Before I'll go to Pradeep Raj ji, आप सभी से
अनुरोध है कि आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी आपके मन में कुछ विचार होंगे, तो आप हमारे चैट बॉक्स में जरूर लिखें कि कोई भी चीज अगर आपको चाहिए कि कैसे हम क्रिकेट ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम खेल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप जरूर हमारे बारे में हमारे चैट बॉक्स में इसमें लिखने की कोशिश कीजिएगा। प्रदीप राज जी, आप काफी दिनों से और काफी अलग तरीके से एक्टिव हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो एक्टिवेशन, आई हैव सीन यू, दिस इज समथिंग इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इन द सेंस कि आप हमेशा एक एडवोकेसी करते हैं कि जो दिव्यांगजन है वो खेल में आगे आए। आपकी जो एडवोकेसी है हर लेवल की है। वी हैव सीन दिस इज ऑन द कम्युनिटी लेवल, ऑन द गवर्नमेंट लेवल, इवन ऑन द नॉन गवर्नमेंट सेक्टर लेवल। आप हर लेवल में एडवोकेसी भी करते हैं। तो आप जस्ट हमें बताइए कि ये जो क्रिकेट के बारे में जो आपने सोचा, व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में जो सोचा, वो कैसे आपके दिमाग में ये सोच आई और कैसे इसको लेकर आगे बढ़े, इसके पीछे क्या क्या चीज आपने कैसे कैसे पहल की है, उसके बारे में बताइए। जी सर। धन्यवाद आलोक जी, आपने आज हमें इनवाइट किया और क्रिकेट जैसे इशू को मशवरा का पार्ट बनाया। मुझे लगता है इस मशवरा से काफी लोग मतलब क्यूरियोसिटी होगी सबके अंदर कि क्रिकेट को लेके डिसेबिलिटी और क्रिकेट को लेके जो भी इंडिया में चलन है या फिर क्या क्या हो रहा है। तो क्रिकेट क्या है, हमारे देश में हर कोई खेलना चाहता है। जैसे यूरोप में हर कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, यूएस में हर कोई रग्बी खेलना चाहता है, ऐसे इंडिया में हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। उसमें कोई एज फैक्टर नहीं है, कोई जेंडर का लेना देना नहीं है। हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, चाहे कोई वो दिव्यांग हो, चाहे कोई व्हीलचेयर यूजर हो, चाहे कोई वो नेत्रहीन हो, हर कोई भी क्रिकेट खेलना चाहता है। तो क्रिकेट हमने भी बहुत खेला अपने बचपन में। हम स्कूल में थे, जब हम एक मेन स्ट्रीम स्कूल में आए 8th क्लास के बाद स्पेशल स्कूल से, तो मुझे लगा कि लोग हमें अवॉइड करते हैं। हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं लेकिन लोग हमें खिलाते नहीं हैं, क्योंकि हम फील्डिंग नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, अच्छे उनको मतलब उनके लेवल का क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब होती थी हर दिव्यांग के साथ। जैसे कि आपको मनतेज जी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उन्होंने एक ब्लाइंड क्रिकेट को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया है। ऐसी फिजिकली चैलेंज क्रिकेट होता है एक, जिसमें लोग स्टैंडिंग में खेलते हैं लेकिन वो भाग दौड़ सकते हैं, अच्छे से चल सकते हैं, अच्छे से रन ले सकते हैं, जिनकी डिसेबिलिटी बहुत माइनर होती है, पैर में थोड़ी डिसेबिलिटी हो या फिर हाथ में थोड़ी डिसेबिलिटी हो। लेकिन कुछ लोग फिर भी छूट जाते हैं, जैसे जो व्हीलचेयर यूजर हैं, जो क्रैचेस यूज करते हैं या फिर कैलिपर्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन वो क्रिकेट में भाग नहीं सकते। अगर वो खेलें भी तो वो फील्डिंग ठीक से नहीं कर सकते नॉर्मल लोगों के साथ, नॉर्मल जो क्रिकेटर्स होते हैं। तो मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था इन 2012 कोरिया। तो वहां पर मुझे कुछ मित्र मिले मुझे पाकिस्तान से, जिन्होंने मुझसे डिस्कशन किया कि हमारे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं ऑन व्हीलचेयर। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से आया हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में वहां से आया। वहां से आने के बाद मुझे, क्योंकि हम वैसे स्पेशल स्कूल में पढ़ते थे, तो काफी सारे दोस्त थे जो व्हीलचेयर पे क्रिकेट खेलते थे, बैसाखी के सारे क्रिकेट खेलते थे। तो मैंने तुरंत आने के बाद ऐसे 15-20 हमारे दोस्त जो थे, बचपन के दोस्त थे, उनको इकट्ठा किया और एक टीम बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 महीने के अंदर ही एक टीम खड़ी कर दी और उनके बीच में मैचेस वगैरह करानी शुरू कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से आया और आज एक लंबा सफर रहा क्रिकेट को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और अगले 3-4 साल हमें लगे कि स्टेट टीम्स बनाने में, और आज हमारे पास करीब 20 टीम है और 500 से ज्यादा क्रिकेटर्स हैं जो व्हीलचेयर पे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हमारी एक जर्नी रही क्रिकेट को लेके। लेकिन आज भी हमारे क्रिकेटर्स जो हैं उनको कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, या फिर उनको जो भी फैसिलिटीज की दरकार है, जैसे उनको ग्राउंड चाहिए तो ग्राउंड एक्सेसिबल नहीं होते, ये सब आपको पता है कि हमारे देश में जो भी क्रिकेट ग्राउंड हैं या जो भी स्पोर्ट्स फील्ड हैं मोस्टली आर इनएक्सेसिबल। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है क्रिकेट को लेके। हर कोई मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी में रहता है कि क्रिकेट में मैं कैसे खेलूं, मैं कहाँ खेलूं। तो व्हीलचेयर क्रिकेट आज अगर आप देखें एक अच्छे लेवल पर है, लेकिन आज भी उसको रिकग्नाइजेशन की जरूरत है, चाहे वो हमारी भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया या फिर बीसीसीआई जो कंसर्न अथॉरिटी है क्रिकेट को चलाने के लिए इंडिया में। तो हमारे क्रिकेटर आज भी इस चीज के वेट में है, इस चीज का इंतजार कर रहे हैं
कि कब हमें कोई रिकॉग्नाइज करेगा, कब हमें कोई फैसिलिटेट करेगा, कब हमें कोई कैश अवार्ड मिलना शुरू होगा, कोई कब हमें जॉब रिजर्वेशन मिलेगा। क्योंकि जितना हमारे देश में पैरा एथलीट मेहनत करते हैं और आज उनको उनका हक भी मिल रहा है, आज उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, आज उनके पास स्पॉन्सरशिप भी है, आज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अच्छा खासा पैसा उनके ऊपर खर्च करता है, हर स्टेट में अलग अलग अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, कैश प्राइजेस का प्रोविजन है। लेकिन अभी भी क्रिकेट को लेके इसमें मनतेज जी आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट तो एक बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी व्हीलचेयर क्रिकेट की हम बात करें या डेफ क्रिकेट की बात करें, अभी इतना पॉपुलर नहीं है या फिर इतना लोगों की नजरों में नहीं आया है। तो व्हीलचेयर क्रिकेट अपने आप में, जिस तरह से ब्लाइंड क्रिकेट बहुत ज्यादा टफ एक गेम माना जाता है, उसी तरह से व्हीलचेयर पर अगर आप सोचें भी कि एक क्रिकेटर व्हीलचेयर पे बैठकर किस तरह से बैटिंग करता है, किस तरह से बॉलिंग करता है, किस तरह से फील्डिंग करता है ग्रास के ग्राउंड में, और सेम लेदर बॉल से वो खेलता है, पैडिंग करता है, हेलमेट पहनता है और वो क्रिकेट का पूरा मजा लेता है ग्राउंड के अंदर। तो 2018 में हमने उसके बाद पहला इंटरनेशनल 2017 में पहला इंटरनेशनल आयोजित किया दिल्ली में, इंडिया और बांग्लादेश का, और उसके बाद करीब 5 इंटरनेशनल हम लोग करा चुके हैं अभी तक, जिसमें मेन हमारा जो एक अचीवमेंट था वो दुबई में पाकिस्तान को हराना था 2018 में। और उससे पहले 2018 में ही हम बांग्लादेश से जीत कर आए थे, ढाका में जो आयोजित हुआ था इंडिया बांग्लादेश का बायलेटरेट सीरीज थी, जिसमें हमें सचिन तेंदुलकर ने काफी हेल्प की, फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की, और आने के बाद काफी अच्छा हमारे जो टीम के मेंबर्स थे उनको बहुत अच्छा फैसिलिटेट किया गया मंत्री जी के द्वारा, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो क्रिकेट एक लंबा सफर रहा व्हीलचेयर क्रिकेट को स्टार्ट करना, और फिर बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। हमारे व्हीलचेयर क्रिकेट के फाउंडर हमारे साथ थे, मिश्रा अभय प्रताप सिंह हैं, वो नाउ ही इज ऑन पोस्ट ऑफ सीईओ ऑफ व्हीलचेयर क्रिकेट इन इंडिया। तो हमने मिलकर एक अच्छी टीम बनाई और लेके आए हैं, और हम एडवोकेसी कर रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री उसको एफिलिएटेड करे, या फिर बीसीसीआई इसको एफिलिएटेड करे, और इस जो क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलते हैं, जो मेहनत करते हैं, हमारे 500 से ज्यादा खिलाड़ी, या फिर हम बात करें ब्लाइंड क्रिकेटर्स की जो कई हजारों की तादाद में हैं, तो उनको भी वो फैसिलिटी मिलनी शुरू हो जो जिनके वो हकदार हैं, चाहे वो स्टेट में उनको कैश अवार्ड हो या और भी जो फैसिलिटीज एथलीट्स को मिलती हैं या हमारे क्रिकेटर्स को मिलती हैं, ओलंपियंस को मिलती हैं, वो सभी क्रिकेटर्स को मिले। हमारे जो दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में खेलते हों, उन सबको भी वो चीज मिलनी चाहिए। इसकी एडवोकेसी हम कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। बीसीसीआई में भी हम मीटिंग कई बार कर चुके हैं, महंतेज जी के साथ, ब्लाइंड क्रिकेट्स के साथ भी हम कई बार मीटिंग कर चुके हैं, और हम कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द हमारे क्रिकेटर्स को उनका हक मिले। जी, काफी आपने बताया कि अभी हम शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो जो व्हीलचेयर क्रिकेट है उसका शुरुआत है, और आगे आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ, मैं इसको विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि एक बहुत ही बड़ा मुहिम बनने वाला है। और उस मुहिम में जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि कुछ दिन के बाद हम इसका मैच भी बड़े आनंद लेके टीवी पे देखेंगे कि टीवी पे आज स्पोर्ट्स टीवी पे व्हीलचेयर क्रिकेट आ रहा है, तो हम लोग उस तरह से भी देखना स्टार्ट करेंगे। और मैं जाना चाहूंगा महंतेश जी के पास। महंतेश जी, ही इज ए प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट लिमिटेड and the Cricket Association for the Blind in India. Being a blind cricket player himself who participated in many national tournaments during his cricketing days, he strives for uplifting the game and having witnessed the struggle of the blind cricket players also. So Mahantesh ji, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में, आज के इस कार्यक्रम में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो जितने भी स्ट्रगल्स किए हैं या जो भी आपने अपने तक आगे तक बढ़ाया है ब्लाइंड क्रिकेट को, तो वो कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे आगे आपने खेलना स्टार्ट किया, फिर एक उसको क्रिकेट के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया कि आपने एक क्रिकेट एसोसिएशन फॉर्म किया। तो ये सारी घटनाएं, ये सारे जो एक प्रक्रिया है, वो हाउ इट हैज डन एंड हाउ यू हैव अचीव्ड इट। जी महंतेश जी।
Thank आपको you, जी, Alok ji. Thank you. थैंक यू सर। Hi Pradeep ji. Hi everybody. मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, आप लोग या यू understand? कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हाँ जी, so ज़्यादा इंग्लिश में ही बताएंगे। जी जी। But ये बहुत बढ़िया, it's a great initiative organizing this webinar. So I really appreciate Alok ji, Pradeep bhai, and all of you. So we should frequently talk, meet, both virtually and physically. Hearing from Pradeep bhai, the struggle is the same. Like you have just started last 2, 3, 4 years, and blind cricket in India is in existence for the last 30 years. As you rightly mentioned, I was a player in 1990 when we had the first national tournament, and Mr. George Abraham used to run that time, and he ran it so well, and हमको मौका मिला खेलने के लिए. So playing itself was so pleasureful, happiness. It was giving a lot of excitement, encouragement. Though facilities were very, very limited, but intention of playing, the passion, the drive in us as young kids was tremendous. Come what may, there was no good ground, no good facilities to sleep, stay, and all. But opportunity to play was very, very exciting. So till 2010, George sir ran the cricket movement in our country for the blind. During his leadership, I was playing and then joined him in organizing. So I was looking after South India. And in 2010, he decided to hand over the responsibility to me and my friend Nagesh. Unfortunately, my friend Nagesh is not there. He was a very good friend of Pradeep bhai and many of you. We lost him in 2016. So when he gave the responsibility to us, the madness we have for the cricket. So we did not even think the challenges. We accepted the challenge. We took the responsibility. The last 10 years, there have been many struggles. Many struggles. As Pradeep bhai mentioned, every step we have to struggle with disability. Every step we have to claim. You can imagine the kind of hurdles, difficulties, obstacles, बहुत ज़्यादा रहता है. So, but never give up. Never give up is what we believed and we followed. Right from creating a separate organization, because George sir asked us to create an independent organization. We formed Cricket Association for the Blind in India. And from the beginning, we decided this should be managed by cricketers with visual impairment, because we know our problems better. We know our solutions. So we thought it should be managed by people with visual impairment. And to make it a national body, we identified people who had interest, who match our wavelength, and registered in 2011. Fortunately, unlike many organizations, advantage for Cricket Association for the Blind in India is a parent body called Samarthanam Trust. Samarthanam Trust is 23 years organization, which was founded by me, Nagesh, and another friend, Mudda, only to promote blind cricket and support George Abraham sir. So in 2010, we got this responsibility. Samarthanam was readily available to support us. We had some kind of donors and people who love cricket to support us. So 2011, we got the registration made and attended World Blind Cricket AGM. 2012, we got the hosting rights to organize first T20 World Cup in India. We did it in a very grand style. But organizing the World Cup was very, very challenging. Every step we had to struggle. Every movement was a challenge. Getting sponsorship, getting cricket ground, and getting permissions to bring Pakistan to India. Like this, there were so many challenges. And getting
the Indian team organized itself was a big challenge. We had to organize national trials, selection trials, give them coaching, organize good clothing facilities. So at every step, we had to struggle. At every step, we had to not only struggle, face most unfortunate challenges. With our disability, we wish everything should be smooth, everything should be made accessible, made available, but it is very, very contrary to what we feel. At every step, you have to struggle. With our disability, with blindness, as Pradeep mentioned, blind cricket in the last 10 years has achieved quite a lot, but still lacks BCCI recognition, Ministry of Sports recognition. Some companies have been regularly funding us, thanks to them. But lot can happen, lot is needed because thousands of blind play cricket. So cricket is the only game which fascinates blind the most. So Samarthanam and Cricket Association for the Blind in India, we are doing our best. Fortunately, we have about 30 states affiliated to CABI. Last AGM, it was in July, we had a virtual, we had a virtual AGM in July. 6 more states got added to 24, so it made it to 30. So some state boards are very active. They take responsibility in organizing international matches, national tournaments, and we are following Ranji Trophy model, organize domestic tournament every year. We have named it as Nagesh Trophy. So that is the opportunity for us to pick the best players for the Indian team. So for hosting World Cup in 2012 and 2017, in 2017 we made it in multi-cities. So this gave us some kind of recognition. So when 2014, when we won the World Cup, our players got cash prizes. Government of India, Ministry of Social Justice, some states gave cash prizes. First cash prize I remember we got in 2012. Honorable Chief Minister of Karnataka gave cash prize to only Karnataka players. But in 2014, entire Indian team got. 2016 when they won the Asia Cup, they got. 2017 when they won the second T20 World Cup, they got. 2018 when they won the 5th ODI World Cup, they got. So consistently our team have won World Cups after World Cups, and we have gone and requested, demanded, fought, shouted and pleaded for the cash prize. Nothing happened automatically like what happens in the regular cricket. So this should go. Our struggle should end. We all should fight together and get a common recognition or whatever, so that we get a lot of facilities, cash prizes, and paid leave for our players. Like this, there can be so many benefits, I feel. And we have a grand vision for blind cricket. We want to build our own stadium and create opportunities. I think his sound is lost. Mahesh bhai, sorry. I think his network has lost. Okay. Mahantesh ji, he has just given us the very brief and very prospective कि हम एक ब्लाइंड क्रिकेट को या फिर क्रिकेट फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को दिव्यांगजनों के लिए जो क्रिकेट का जो बात हम लोग कर रहे हैं आज उसको हम कैसे देख सकते हैं, एक लेंस हमें दिया है कि क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस है, कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे फंड्स की कमी है. So we have here Dr. Nimeshji Desai sir.
नमस्कार। नमस्कार सर। आई एम सॉरी यार, लास्ट फ्यू वीक्स आई हैव नॉट बीन अराउंड। गुप्ता जी नमस्कार। सब साथियों को, बहुत सारे पुराने साथी हैं, हैप्पी दिवाली। नमस्कार सर। Happy Same to Diwali. you, sir. And I'm sorry I have been kind of missing for last few weeks, and today also I am kind of just rushing out. But I thought I'll come and say hello and keep up the good work here. Yeah. Hello. So today we have we are talking about the cricket for the persons with disability. Yeah. No, I keep following your thing, yeah. Just that. Okay. Sir, namaskar. We are missing you. Shreyans is with me on the chat here as well as on WhatsApp. Oh, great. That's so sweet. You become the friends of Shreyans. I know, correct, sir. Oh, Shreyans तो friend है ही, बिल्कुल है. So sorry, please continue. Okay, sir. Sorry, दोस्त. Bye. Yeah. So anyone, if you have any questions, कि कैसे क्रिकेट खेला जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, because we know बहुत सारे ऐसे हमारे पास आज ऑडियंस है कि उनके लिए हो सकता है जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, this is new for them. This is the first time they are hearing that the person with blindness, they can play the cricket. Persons, those who are on wheelchair, wheelchair users can play the cricket. तो मैं एक बार फॉर्मेट के बारे में जानना चाहूंगा. फर्स्ट मैं प्रदीप से जानना चाहूंगा कि कैसे खेला जाता है. क्या सेम नॉर्मल क्रिकेट की तरह होता है जो मेन स्ट्रीम क्रिकेट उस तरह से होता है, या अलग तरीके से इसका फॉर्मेट होता है व्हीलचेयर क्रिकेट का? ये क्रिकेट का जो फॉर्मेट है लगभग सेम होता है जो नॉर्मल क्रिकेट होता है. क्रिकेट बॉल करते हैं क्रिकेट में, वही हम व्हीलचेयर क्रिकेट में यूज करते हैं. बस जो बाउंड्री होती है, जो 21 यार्ड की जो बाउंड्री होती है 21 की, उसको हमने 18 यार्ड रखा है, क्योंकि व्हीलचेयर पे बैठकर हाइट बहुत कम हो जाती है, तो बॉल को इतना दूर फेंकना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. तो हमने एक वो किया है, और एक थोड़ा जो बाउंड्री है, जैसे ब्लाइंड क्रिकेट में भी बाउंड्री थोड़ी छोटी होती है नॉर्मल क्रिकेट से, उसी तरह से हमने भी उसको 40 मीटर रखा है. बाकी हर चीज जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सेम होते हैं. और अभी हम सिर्फ इसको T20 फैक्टर में ही खेल रहे हैं. अभी वनडे फॉर्मेट या टेस्ट फॉर्मेट में अभी इसको नहीं लेके आए. अभी एक तरह से प्रमोशन है इसका क्रिकेट का, और हमारे मैचेस होते रहते हैं रेगुलर, स्टेट्स, इंटर स्टेट्स वगैरह होते रहते हैं. साल में नेशनल्स होता है, और इंटरनेशनल भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं. लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से कुछ इवेंट हमारे कैंसिल हुए हैं, जिससे हमारे जो प्लेयर हैं काफी निराश हैं, हताश हैं. लेकिन हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि जल्द ही वो दिन वापस आएंगे और आप दोबारा से ग्राउंड में अपना बैट लेके निकलेंगे और लोग आपको देखेंगे. और हमारी अच्छी फॉलोइंग बहुत अच्छी है व्हीलचेयर क्रिकेट की. काफी लोग, लाखों लोग जब हमारा मैच होता है लाइव करते हैं हम उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे, और लाखों लोग उसको मैच को एंजॉय करते हैं. तो एक हमारे पास बहुत अच्छा साधन है. जैसे आज हम मशवरा में लाइव जुड़े हैं और एक टेक्नोलॉजी से हम फायदा ले रहे हैं, उसी तरीके से पता नहीं डीडी पे या फिर स्टार स्पोर्ट्स पे, ESPN पे पता नहीं कब ये मैचेस आएंगे. लेकिन हाँ, आज एक जो भी ऑनलाइन का जो फॉर्मेट है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके जरिए हम बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं मैच को. आलोक जी, आपको बताना चाहूंगा, महंतेश जी का फोन मुझे आ रहा है, आप उनसे कनेक्ट कर लीजिए प्लीज. वो मुझे कॉल कर रहे हैं. सो आई थिंक वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. कनेक्ट के लिए तो हमने, एक मिनट जी, आप चेक कर लीजिए. मैं देखता हूँ. या आप कहें तो मैं उनको बात कर लेता हूँ. ठीक है, ओके, कट गया फोन. सो फॉर्मेट सेम है, जैसा मैंने बताया फॉर्मेट सेम है, और जैसा ब्लाइंड क्रिकेट में मैंने बताया. बाकी मैं जो हमारे लिसनर्स हैं इस टाइम जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन अलग से भी देना चाहूंगा. जैसे मैंने बताया, डेफ क्रिकेट है, ब्लाइंड क्रिकेट है, फिजिकली चैलेंज क्रिकेट है, व्हीलचेयर क्रिकेट है. इस तरह से एक लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिकेट भी है जो स्पेशल बच्चे भी खेल सकते हैं. और ये फॉर्मेट अभी यूके में, मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर में चलता है. और वहां पर सबसे अच्छी जो बात है, वो सभी तरह के क्रिकेट ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, अपने अंडर कराता है. तो बाकी कंट्री में ऐसा अभी तक नहीं है. तो हमें लगता है कि BCCI को और अदर बोर्ड्स को ECB से सीख लेनी चाहिए, और लर्निंग डिसेबिलिटी क्रिकेट भी इंडिया में जल्दी शुरू होना चाहिए. मैं तो चाहूंगा कि आलोक जी इसको इनिशिएट करें और मनोविकास इसको इनिशिएट करे, और हम मिलकर एक लर्निंग डिसेबिलिटी टीम भी जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करें इंडिया में. क्योंकि इंग्लैंड में खेला जा रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत जल्दी हम इंग्लैंड और इंडिया का होपफुली मैच करा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में टीम ऑलरेडी मौजूद है.
तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है आई थिंक। सो आलोक जी आप इसको इनिशिएट करें तो हम मिलकर इस पे काम कर सकते हैं। और किसी के भी मन में कोई क्वेश्चन हो कि किसी को भी लेके, चाहे नॉट ओनली फॉर द व्हीलचेयर क्रिकेट, हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। क्रिकेट के अलावा भी लोग दूसरे गेम खेलना चाहते हैं, क्योंकि स्पेशल की जो डिसेबिलिटीज हैं, जो भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के अंदर जो डिसेबिलिटीज आती हैं, उनके भी जो उनके लिए स्पेशल ओलंपिक होता है। लेकिन हमारे पैरालंपिक्स में भी कई स्पोर्ट्स लॉन्च हो चुके हैं जो उनके लिए होंगे। जैसे टेबल टेनिस में एक नई कैटेगरी जुड़ी है, कैटेगरी 11, जो स्पेशल बच्चों के लिए है। इसी तरह से एथलेटिक्स में भी कुछ इवेंट्स ऐसे आ रहे हैं। तो आज इन बच्चों के लिए भी पैरालंपिक्स के जो डोर्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। तो क्रिकेट खेलना चाहते हो या अदर स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो टेबल टेनिस हो, कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में लाना चाहते हैं, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, आलोक जी से आप संपर्क कर सकते हैं। वो हमें आपको हमारा कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड कर देंगे। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सिर्फ नॉट ओनली फॉर क्रिकेट, जितने भी डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स हैं उनको प्रमोट करें। एक तरह से स्पोर्ट्स एम्पावर करता है जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, उनको उनकी फिजिकली जो फिटनेस है वो इम्प्रूव करता है। और देखा गया है कि स्पोर्ट्स के थ्रू काफी सारी जो डिसेबिलिटी होती हैं या डिसेबिलिटी होती है पर्सन विद डिसेबिलिटी में, वो मतलब इम्प्रूव होती है। एक तरह से उनकी स्टेमिना बहुत इम्प्रूव होता है, डिसेबिलिटी थोड़ा कम होती है। तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा टूल है फॉर द एम्पावरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज। गुड। महंतेश जी का कुछ मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है, जिसके कारण वो जुड़ नहीं पा रहे। ओलिविया का एक सवाल है हमारे पास कि ब्लाइंड स्पोर्ट्स वीडियो वुड बी हेल्प अस टू नो हाउ दे प्ले। वीडियो तो हमने अभी बनाया नहीं है, अभी हम ये वीडियो, लेकिन आपको पता होगा प्रदीप जी कि ब्लाइंड लोग कैसे क्रिकेट खेलते हैं, उनका बॉल कैसा होता है, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं तो प्लीज जी। मैं महंतेश जी के साथ रहा जो 2017 में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में। तो मैं भी महंतेश जी के साथ था उसमें पूरे टूर्नामेंट के दौरान। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ब्लाइंड क्रिकेट, और ब्लाइंड क्रिकेट टीम की हमारी अचीवमेंट बहुत हैं। पिछले 3-4 वर्ल्ड कप इंडिया ने ही जीते हैं, तो इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है ब्लाइंड क्रिकेट के अंदर। सेम फॉर्मेट होता है ब्लाइंड क्रिकेट का भी। जो बॉल होती है एक तरह से वो बजने वाली बॉल होती है। जैसे आप बच्चों को थेरेपी करते हैं, उनको बताने के लिए कि बॉल इस साइड है या इस साइड है, तो एक अलग तरह का बॉल होता है जो प्लास्टिक का होता है, और उसके अंदर कुछ चीज होती है जो बजती है, जैसे बच्चों के एक तरह से खिलौने होते हैं, उस तरह से होती है बॉल। और इस तरह के जो वीडियोज हैं खुद ब्लाइंड क्रिकेट टीम इंडिया के आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ब्लाइंड क्रिकेट तो लगातार डीडी स्पोर्ट्स पे आता रहता है, काफी डे बाय डे दिखाते रहते हैं, पुराने मैचेस भी वो प्ले करते रहते हैं। और यूट्यूब पे आपको सारे मैचेस मिल जाएंगे, आप इंडिया के मैचेस देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लाइंड क्रिकेट खेला जाता है। और वहाँ पे काफी सारे वीडियोस भी हैं जिसमें बताया जाता है कि आप किस तरह से खेल सकते हो, क्या उसके रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। क्योंकि अभी तो वीडियो प्ले करने का समय नहीं है, लेकिन आप ये यूट्यूब पे फाइंड कर सकते हो, गूगल में फाइंड कर सकते हो। अगर उसके अलावा भी आपको कुछ लिंक्स या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए अलग से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, महंतेश जी से आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ईमेल पे या व्हाट्सएप पे भेज देंगे। जिनको अगर अभी तो हम लोग जी आलोक जी, एक तो अभी प्रदीप जी ने बताया ना कि बॉल जो है उसमें बजने वाला होता है। जो विकेट्स होती हैं, विकेट्स के अंदर भी बीप की साउंड होती है, वहां पर बीप का साउंड होता रहता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, जो हम बॉल करते हैं ऐसे हाथ घुमा के करते हैं रेगुलर क्रिकेट में, तो वहां पर बॉल जो है वो अंडर आर्म होती है, अंडर आर्म होती है। तो क्या होता है कि जो पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट है वो सुनकर के बॉल की डायरेक्शंस का पता करते हैं, और वो फील्ड में कैच भी करते हैं, भाग करके बॉल को ऑन द स्पॉट पकड़ते भी हैं। ये सारा काम जैसे हमारे रेगुलर प्लेयर करते हैं, टिपिकल क्रिकेट जैसे हमारी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से खेली जाती है। बस थोड़ा सा एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन हम इसमें करते हैं, और वो क्रिकेट बिल्कुल वैसे ही खेली जाती है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आज हम लोग एक प्रेजेंटेशन मुझे बनाना चाहिए था, मुझे नहीं पता। बहुत सारे लोगों का आ रहा है कि कैसे खेला जाता है, लोग दे वांट्स टू सी
बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे यूट्यूब पे अगर आप जाएंगे तो यूट्यूब चैनल पे आप ब्लाइंड क्रिकेट या व्हील चेयर क्रिकेट टाइप करेंगे तो यू विल गेट द प्रॉपर बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई खेलना है या इंटरेस्ट है तो प्रदीप जी ने जैसे कहा है, एंड आई नो द प्रदीप जी, he has the very good link. He is a very active player, activist in the disability sector. So we can contact him कि ये आपको चाहे तो वो क्रिकेट खेलने की बात हो या पारा ओलंपिक की बात हो, पारा एथलीट बनने की बात हो, उसमें हेल्प कर सकते हैं. और क्रिकेट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहुत ही सोशल एक्टिविटीज होती है जिससे कि वो आपको हेल्प कर सकते हैं. अच्छा, क्या लिखा यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सर स्विमिंग कैसे की जाती है. स्विमिंग के लिए भी हमारे उसमें है, अगर ओलंपिक में देखें, स्पेशल ओलंपिक में वहाँ भी स्विमिंग है, पारा एथलीट में भी स्विमिंग है. तो अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पर, जो भी हमारे स्टूडेंट्स, जो भी पेरेंट्स दे वांट कि हमें ज्वाइन करना है, हमारे बच्चे को ज्वाइन करवाना है स्पोर्ट्स या ओलंपिक या एथलीट, तो एक अच्छा मौका है. मैं यहाँ पर आपको और एक इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि हमारे पास पहले सुवर्णा राज जी आई हुई थी. सी इज ए पारा एथलीट, तो उनसे भी हम लोग बात कर सकते हैं, प्रदीप राज जी से बात कर सकते हैं. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा टीम है, नेटवर्क है, जहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं इसको आगे बढ़ने के लिए. मैं एक नाजुक सवाल पूछना चाहता हूँ. जी जी सर. नाजुक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर सुवर्णा को और प्रदीप को एतराज ना हो. जी. सुवर्णा से तो मुलाकात हुई है, प्रदीप राज से नहीं हुई. मैं थोड़ा सुना प्रदीप, लेकिन ये रिश्ता इनका क्या है, हम समझे तो ये तो हमारे परिवार है. रिश्ता क्या है? रिश्ता पति पत्नी का है. हाँ, तो वही तो यार, मुझे अंदाजा था, लेकिन मैं ऐसे पूछना नहीं चाह रहा था. बहुत अच्छे, बहुत बधाई हो. आप दोनों का आज साथ देख के और खुशी हुई, बहुत खुशी हुई. नहीं, सुवर्णा और प्रदीप तो काफी अच्छे से मनोविकास. हाँ, वो यार मुझे नहीं पता था, बहुत सारे हमारे साथियों को ना ध्यान हो, है ना. और अपने मन में संशय करने के बजाय पूछ लेना चाहिए. जी जी. वेरी नाइस, वेरी वंडरफुल टू सी यू. आई मेट सुवर्णा 2-3 टाइम्स. आप दोनों से मिलेंगे और बहुत 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 थैंक यू. ब्यूटीफुल यार. सॉरी, मैं चलूंगा यार. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स. बाय. बाय सर. ओके, एंड अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो यू कैन, आई एम अलाउइंग यू टू स्विच ऑन योर माइक. आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी को भी कुछ पूछना हो तो. जी जी बोलिए. हेलो. जी. हेलो. जी जी. हेलो आलोक सर. जी बोलिए सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. बहुत दिन के बाद मैं आज मिल रही हूँ. 2-3 मिस कर रही हूँ, मेरी मम्मी का देहांत हो गया, इसीलिए आज जो स्पेशल ओलंपिक में मैं ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा. हम जी जी. हमारे बच्चे सब 35, 40, 25. हमारा एक पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे मिले स्पेशल ओलंपिक में. लिसन में लिसन. बोलिए बोलिए बोलिए. How can we will joining this special Olympic? We have our parents organization. Our students are not going to school. स्कूल से इन्फॉर्म आता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म नहीं आता है. हमारे बच्चे, मेरे पास 60-70 100 बच्चे हैं, सब सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़े बच्चे हैं, 30, 40, 35 एज का. हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर सकेंगे? तो हम लोग क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं साहू मैम कि नहीं, ऐसे तो क्रिकेट है सर, हम तो सुन रहे हैं, लेकिन जो स्पेशल ओलंपिक है, जहां तक सवाल है स्पेशल ओलंपिक का, तो स्पेशल ओलंपिक को अभी देखा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में उसके बॉडीज बन रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में उसके
कमिटीज बन रही है, तो आप अपने Okay. डिस्ट्रिक्ट में भी कमिटी बनाने के लिए आप चाहे तो जो आपके स्टेट में स्पेशल ओलंपिक कमेटी है उसको, या फिर नेशनल स्पेशल ओलंपिक कमेटी जो है उसको Yes. आप एक बार लिख सकते हैं कि हमारा एक जो पेरेंट्स एसोसिएशन है उसमें भी एक हमारी कमेटी बना दी जाए, तो आई थिंक अच्छा। सो कि वो आपको हेल्प करेंगे उसमें। Okay, thank you, sir. ठीक है। और Thank जहां you, तक समझ सवाल गई। है कि प्रदीप हाँ। जी, आपके तो उड़ीसा या हर जगह हर स्टेट में कुछ ना कुछ आपके बॉडीज बने हुए हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पेरेंट्स बॉडीज हैं जो कहीं इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, किसी स्कूल से कोऑर्डिनेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जो पार्टिसिपेंट Exactly. वो खेलना चाहते हैं, तो वो कैसे खेल? जी देखो, हमारे डायरेक्ट हमें वो ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम उनको जो भी कंसर्न अथॉरिटी है स्टेट की, हम उनके साथ उनको कोऑर्डिनेट उनका करा देंगे। तो हमारे यहाँ पर हर तरीके Yes. से कांटेक्ट अवेलेबल है, आप किसी भी तरीके से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा रिप्लाई उसमें मिलेगा, संतुष्टि भरा। जी Okay, thank you, sir. मिल गया। थैंक यू, टेक केयर मैडम। एंड एक भूसरा साफी है, भूसरा का एक क्वेश्चन है कि सर मेरा क्वेश्चन है कि क्रिकेट गेम का क्या स्कोप है? अगर कोई क्रिकेट गेम खेलना चाहता है या खेल रहा, तो उसका आगे क्या स्कोप है, वो कैसे बढ़ सकता है आगे? कुछ है इसका स्कोप या नहीं प्रदीप जी? हर चीज का स्कोप धीरे धीरे ही बनता है। जैसे आज से अगर हम कुछ साल पहले चले जाएं, 5 से 7 साल पहले, तो पैरा स्पोर्ट्स का भी कोई ज्यादा स्कोप नहीं था, और 2006 में ही पैरा स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइजेशन मिला। लेकिन आज भी गवर्नमेंट जॉब में किसी किसी स्टेट में ही रिजर्वेशन है, जैसे हरियाणा में है, राजस्थान में है, बिहार में है, और अब शायद महाराष्ट्र में भी है, लेकिन अभी भी काफी स्टेट में नहीं है। तो स्कोप धीरे धीरे बनता है अकॉर्डिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द प्लेयर्स। जिस स्टेट में ज्यादा स्पोर्ट्स खेला जा रहा है वहां पर जल्दी हो चुका है। जैसे हम क्रिकेट की बात करें तो ब्लाइंड क्रिकेट को कई स्टेट ने रिकॉग्नाइजेशन दे दिया है, जो भी कैश अवार्ड है वो उनको मिलने शुरू हो गया है, कहीं पर जॉब रिजर्वेशन भी शुरू हो गया है। मनतेज जी आपको ज्यादा अच्छे से बता पाते। तो क्रिकेट जब बढ़ेगा, फैलेगा, क्रिकेटर ज्यादा आएंगे, तो हम अपनी एडवोकेसी के जरिए हम सरकार से बात करके इसमें स्कोप बनाया जा सकता है, जॉब रिजर्वेशन का, या फिर जो भी कैश अमाउंट होता है, दूसरी अचीवमेंट्स होती हैं उनका। जैसे ब्लाइंड क्रिकेट में पहली बार पद्मश्री दिया गया, तो धीरे धीरे चीज होती है। आज से कुछ साल पहले पैरा एथलीट के भी कुछ ज्यादा स्कीम्स नहीं थी, लेकिन आज इक्वल उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, चाहे वो जॉब रिजर्वेशन की हो, चाहे वो कैश अवार्ड की हो। तो धीरे धीरे चीजें होती हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, क्रिकेट ज्यादा लोग खेलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो क्रिकेट में आए, जो अदर गेम्स खेलना चाहते हैं वो अदर गेम्स में जाएं। और हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे बनेंगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि व्हीलचेयर क्रिकेट में भी अपॉर्चुनिटीज आए और स्कोप बने। मैं एक छोटा सा मैच दिखाना चाहूंगा कि ब्लाइंड क्रिकेट कैसे खेलते हैं। वो हमारे पास मैंने अभी एक This is David. David struggles to manage customer conversation. वेट, मैं अभी आप सभी को जो हमारी टीम ने पीछे तैयार किया है, मैं जस्ट आई विल शेयर द स्क्रीन। आप सभी को दिखाई पड़ना स्टार्ट हुआ होगा। और ब्लाइंड लोगों का क्रिकेट नॉर्मल क्रिकेट से बिल्कुल अलग होता है। बता दें कि ब्लाइंड क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी गेंद, बल्ले और विकेट को देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनके जोश में कोई कमी नहीं होती है। एक आम क्रिकेटर की तरह ये खिलाड़ी क्रिकेट को खेलने के साथ साथ क्रिकेट का पूरा मजा लेते हुए नजर आते हैं। और फील्ड के अंदर ये खिलाड़ी एक आम खिलाड़ी की तरह फुर्तीले होते हैं। गेंद के पीछे भागना, गिरते हुए गेंद पकड़ना, छक्का और चौका मारना, ये सब दिखाई देता है। लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट के नियम आम क्रिकेट के नियम से कुछ अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि ब्लाइंड लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, ब्लाइंड क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। यानी कि 3 तरह के खिलाड़ी होते हैं, V1, V2 और V3। V1 वो खिलाड़ी होते हैं जिनको लगभग ना के बराबर दिखाई देता है, और V2 वो खिलाड़ी होते हैं जिन्हें कम दिखाई देता है, और V3 खिलाड़ी को V1 और V2 खिलाड़ियों से ज्यादा दिखाई देता है। दोस्तों, इस क्रिकेट के नियम के हिसाब से एक टीम में कम से कम 4 V1, 3 V2 और ज्यादा से ज्यादा 4 V3 खिलाड़ी खेलते हैं।
दोस्तों ब्लाइंड क्रिकेट में इस्तेमाल की जाने वाली बॉल नॉर्मल बॉल से बड़ी होती है, जिसमें बॉल बेयरिंग डाले जाते हैं जो झुनझुने की तरह आवाज करते हैं, और इसकी आवाज से खिलाड़ी गेंद का अंदाजा लगाता है। दोस्तों ब्लाइंड क्रिकेट में बॉलर को बॉलिंग करते समय प्ले बोलना होता है, जिससे कि बल्लेबाज और फील्डर खिलाड़ी जान जाते हैं कि बॉल फेंकी जा रही है, और जब ये बॉल बल्लेबाज तक पहुंचती है तो आवाज करती है, और जिसे सुनकर बल्लेबाज शॉट लगाता है। दोस्तों आपके लिए एक बात जानना और जरूरी है कि ब्लाइंड क्रिकेट में तीनों विकेट एक साथ जुड़े होते हैं। स्टील की बनी विकेट एक साथ इसलिए बनाई जाती है ताकि इनके गिरते ही आवाज आए, और जिससे ब्लाइंड खिलाड़ी ये जान जाए कि बैट्समैन आउट हुआ है। दोस्तों जैसे हम लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों की आवाज सुनकर जान जाते हैं कि किसकी आवाज है, उसी तरह फील्ड में खिलाड़ियों की आवाज सुनकर ये खिलाड़ी भी जान जाते हैं कि कौन किस जगह पर फील्डिंग कर रहा है, और ये आवाज देकर उस खिलाड़ी को बोलते हैं कि बॉल किसकी तरफ आ रही है या फिर बॉल किसे उठानी है। दोस्तों इसके अलावा ब्लाइंड क्रिकेट में गेंदबाजी अंडर आर्म की जाती है, और यॉर्कर और फुल टॉस गेंद डालना बिल्कुल मना होता है। बता दें कि विकेट पर एक लाइन बनी होती है और गेंदबाज उस लाइन के आगे गेंद को टप्पा नहीं खिला सकता है, और यदि ऐसा होता है तो गेंद को नो बॉल करार दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा फील्डिंग में अगर पूरी तरह से ब्लाइंड प्लेयर एक टप्पे के बाद बॉल को पकड़ लेता है तो उसे कैच आउट माना जाता है। दोस्तों ब्लाइंड क्रिकेट में पूरी तरह से ब्लाइंड प्लेयर के द्वारा बनाए गए रन को डबल कर दिया जाता है, यानी कि वो अगर 1 रन बनाता है तो उसे 2 रन माना जाता है। इसके अलावा ब्लाइंड क्रिकेट में भी सामान्य क्रिकेट की तरह स्कोरिंग नियम लागू होते हैं। नो बॉल होने पर बल्लेबाज को फ्री हिट दी जाती है, और आउट होने के नियम भी वही होते हैं जो नॉर्मल क्रिकेट में होते हैं। तो दोस्तों अब आपको अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि ब्लाइंड प्लेयर क्रिकेट कैसे खेलते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर हम लोगों ने देखा कि एक ये वीडियो हमने शेयर किया कि यू आर एबल टू सी इट कि ब्लाइंड क्रिकेट के क्या नियम्स हैं, और आई थिंक व्हील चेयर क्रिकेट के नियम्स एज एन मेन स्ट्रीम क्रिकेट है। प्रदीप जी या सोनू भोला जी कुछ दिखा रहे हैं, दिखाइए सोनू भोला जी। ये बॉल की जो हम बात कर रहे हैं, महेंद्र सर ने काफी कुछ बताया ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में। तो मेरे पास ये हाथ में बॉल है, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी जी जी। तो ये ऐसा आवाज करता है, तो इसी जो अभी दिखाया गया वीडियो में कि जो बॉल होता है इस तरीके का बॉल होता है जो B1, B2 या B3 खिलाड़ी खेलते हैं। ये मैं दिखाना चाह रहा था। ओके, नाउ वी विल गो टू और किन्हीं ऑडियंस को कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो किन्हीं के मन में तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में कोई सवाल आ रहा हो? ओके, सुवर्णा जी आपको कोई सवाल आ रहा हो आपके मन में, आप भी पूछ सकते हैं। ओके, गुड। तो मैं अंत में ये जानना चाहूंगा कि जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज तो हैं, अगर हम देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज हमें ओपन करना होता है कि कैसे खेल को आगे बढ़ाना है। और आज एक चीज बहुत अच्छा प्रदीप जी ने कहा कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्रिकेट का अभी तक कोई ऐसा यूनिफॉर्म्ड एसोसिएशन नहीं है अपने कंट्री में। वी कैन थिंक अबाउट इट कि हम लोग उसके लिए भी क्रिकेट का मैच आयोजन कर सकें, उसके लिए भी एक क्रिकेट की कमेटी बना सकें। तो हम लोग उस पे भी, उस विचारधारा में भी काम करेंगे कि हमारे जो स्पेशल नीड वाले लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, वो भी एक दिन उनका भी क्रिकेट एसोसिएशन बने। प्रदीप हैं, सोनू भोला जी हैं, सुवर्णा है, महंतेश जी है, इन सबको अगर थोड़ा थोड़ा इन सबका सहयोग होगा तो डेफिनेटली हम लोग एक दिन ऐसा भी एक मौका सोच के आएंगे कि हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोगों का भी क्रिकेट है। सर टेनिस आता है? टेनिस आता है? जैसे आप भी क्रिकेट के लिए सोते हैं आईडी के लिए, टेनिस आता है? अच्छा, स्पेशल ओलंपिक में? स्पेशल ओलंपिक में भी टेनिस आता है। अच्छा जी। सुवर्णा जी आप कुछ कहना चाहेंगे टेनिस के बारे में? हाँ नहीं, मैं यही कहना चाह रही थी कि आता है टेनिस। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है। और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो वी हैव, आई विल गिव यू 1 मिनट टू आस्क। हम लोग 1 मिनट इंतजार कर ले, अगर कोई किन्हीं को कोई सवाल हो, किन्हीं के मन में कुछ आ रहा हो। तो सवाल नहीं, एक राय है, जब भी आप सोचें बड़ा दायरा एक और वर्टिकल लाने के लिए क्रिकेट के अंदर,
जो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे साथी होते हैं, वो खेलते हैं, जब तक खेलते हैं बड़ा अच्छा माहौल लगता है और कुछ कुछ उनको सुविधा सहायता भी मिलता है, लेकिन खेल खत्म तो सब खत्म। ऐसा हमें प्लान करना चाहिए, है ना। हम काफी टाइम से हम इस लाइन में हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर विकलांग व्यक्ति अगर खेल में आ गया, कुछ जीत के आई है कुछ भी, तो रिहेबिलिटेशन के तौर पे वापिस वो अपनी बेरोजगारी, छोटे मोटे काम या जहाँ से किस बैकग्राउंड से वो आ रहा है, वापिस वहां आ जाए कम से कम। ऐसा हमें कुछ सोचना है बड़ा। हाँ, उनको प्रिजर्व करना है। एक तो सबसे पहली बात है कि ऐसे लोगों का इंटरेस्ट जगे। सोनू जी, मैं देखता हूँ कि जब तक हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, हम 5 लोग या 10 लोगों के लिए ऐसी बात नहीं कर सकते। अगर एक ग्रुप बनता है, जैसे अभी देखिए पारा एथलीट का एक ग्रुप बना है, बहुत ही अच्छा ग्रुप बना है, जिसके कारण अब सरकार पे प्रेशर हुई है और काफी अच्छा अब थोड़ा सा एक इवॉल्विंग आना शुरू हुआ है। अगर हम इसी तरह से क्रिकेट हो या और अन्य कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर हम लोग एक ग्रुप में काम करें, एक जुटता के साथ काम करें, तो सरकार भी उसके लिए जागेगी, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर हमारी कोई अच्छी सी स्ट्रांग कमेटी होती है, स्ट्रांग कोई हमारा एक नेटवर्क होता है, तो उसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से सहयोग कर पाते हैं। तो 2 चीज तो बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़ा, एक अच्छे लेवल का, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन का होना, और दूसरा उसके अच्छे नेटवर्क्स होने। तो हम लोग इस पे थोड़ा सा काम करें तो आने वाले समय में लगता है कि जो हमारे दिव्यांगजन स्पोर्ट्समैन हैं, जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्पेशल ओलंपिक के प्लेयर्स हों, पैरा एथलीट के प्लेयर्स हों या क्रिकेट के प्लेयर्स हों, किसी भी चीज के प्लेयर्स हों, उसको भी एक मेन स्ट्रीम प्लेयर्स की तरह दर्जा मिले, एक मेन स्ट्रीम प्लेयर की तरह उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। वो होना संभव हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं अगर थोड़ा अच्छे मुहिम पे काम किया जाए तो। क्या? बिल्कुल, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा लोग जी। जी। जैसे हम देखते हैं आए दिन न्यूज़पेपर में न्यूज़ेस आती रहती हैं कि कोई इतना बड़ा खिलाड़ी था, आज वो एक शॉप चला रहा है, या आज वो उसको पैसे की जरूरत है, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है। तो जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स है उसमें भी इस तरह की कई न्यूज़ेस आती हैं कि एक्स एथलीट हैं और बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स थी उनकी, लेकिन आज उसके पास कुछ नहीं है, या वो बेरोजगार है, या उसको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए। तो क्रिकेट को छोड़ के मुझे लगता है बाकी गेमों में हमेशा यही चैलेंजेस रहे हैं हमारे देश में। बस क्रिकेटर जो होता है, एक्स क्रिकेटर, वो उसको इस तरह की कभी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन बाकी जो स्पोर्ट्स हैं हमारे ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की न्यूज कहीं ना कहीं हर जगह इंडिया में आती रहती है। तो एक ही लंबी लड़ाई है। पैरा स्पोर्ट्स को आज थोड़ा क्रेज मिला है, आज उसको काफी सारे राइट्स मिल रहे हैं, धीरे धीरे क्रिकेटर्स को भी मिलने लगेंगे। एक अच्छी एडवोकेसी, अच्छी लीडरशिप की जरूरत है, चाहे वो महंतेश जी हों और भी जो लोग क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, या पैरा या स्पेशल ओलंपिक के लिए काम कर रहे हैं, डेफ के लिए काम कर रहे हैं, डेफ स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी डेफ जो हमारे, जिसको गूंगा पहलवान कहा जाता है, वो खुद को वीरेंद्र ने खुद को अपना ये नाम दिया हुआ है। आज उनको भारत रत्न नहीं मिला, उन्होंने खेल रत्न नहीं मिला, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। हालांकि उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो 3-4 बार उन्होंने डेफ ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजें जब तक लोगों की नजरों में नहीं आती हैं, मीडिया की नजरों में नहीं आती हैं, सरकार की नजरों में नहीं आती हैं, जब तक हमें वेट करना पड़ता है। और जैसे मैंने कहा, एडवोकेसी और लीडरशिप, हमें अगर दोनों चीजें अच्छी मिल जाएं तो ये जो सोनू बोला ने कहा वो हमें मिल सकती है। सोनू बोला भी नेशनल लेवल पे अच्छे लेवल पे शूटिंग करता है, और मेरा ये बहुत पुरानी दोस्ती है। खुद मैं चाहूंगा सोनू बोला ही बता दें कितने साल पुरानी दोस्ती होगी। तो 35 ईयर्स। तो हमने बहुत लंबा एक समय एक साथ बिताया है। शुरू में बचपन से खेलना शुरू किया और आज तक भी वो चीज अचीव करने में बहुत हम मेहनत कर रहे हैं कि आज जो चीजें हमें नहीं मिल पाई, वो जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, युवा जनरेशन जो आ रही है, उनको वो चीजें मिलें, वो फैसिलिटीज मिलें, या फिर वो जो भी उनके राइट्स हैं वो उनको मिलें। इसके लिए हम हमेशा बस सरकार से या तो लड़ना बोल रहे हो, एडवोकेसी को एक्चुअली लड़ना बोलते हैं देसी भाषा में। तो वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक सबको, हमको और आप सबको आपके अधिकार, हमारे अधिकार नहीं मिल जाते। वेरी गुड। सोनू बोला जी, आप शूटिंग में हैं, आज हमारा ये खेल का ही एक एपिसोड है, तो मैं थोड़ा सा आपसे एक क्रेडिट लेना चाहूंगा कि आप आ गए हैं। तो आप बताएं, शूटिंग में क्या जो हमारे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, क्या वो शूटिंग में जा सकते हैं या नहीं जा सकते?
देखिए जाना न जाना डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन के ऊपर। कोई भी फैमिली, कोई भी इंडिविजुअल अगर वो शूटिंग करना चाहता है तो राम मनोहर लोहिया के अंदर एक डॉक्टर साहब हैं, उनका मैं संपर्क दे सकता हूँ। वो हफ्ते में एक दिन बैठते हैं, शूटिंग के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर उनको लगता है, वो कई तरीके से लाइक डायग्नोसिस और टेस्टिंग करते हैं, जो भी पोटेंशियल प्लेयर होते हैं। तो अगर उनको जचता है कि हाँ ये व्यक्ति खेल सकते हैं, तो वो अलग अलग SH1, SH2, HS3 3 कैटेगरी होती हैं पैरा शूटिंग का। उसका अगर वो क्लासिफिकेशन में सिलेक्शन कर लेते हैं, तब कोई भी एस्पिरेट जो है वो ऊपर तक खेलने के लिए जा सकता है। और शूटिंग एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड गेम है। कोई भी खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू करता है। डिस्ट्रिक्ट में जब हम मिनिमम स्कोर करते हैं तो हम स्टेट पहुंचते हैं, और स्टेट लेवल में मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर हम अचीव करते हैं हर साल। तभी हम एक हमारा प्री नेशनल इवेंट होता है जिसको क्वालिफाई करने के लिए, जैसे 600 मार्क्स में से हमें कम से कम 406 मार्क्स लाना होता है। हम उसको बोलते हैं शॉट्स। तो वो शॉट्स अगर ले आता है, देन ओनली ही और शी कैन प्ले नेशनल इवेंट। और शूटिंग बड़ा स्ट्रक्चर्ड गेम मैंने बताया, इसमें कहीं भी दुनिया भर में ओपन इवेंट्स अलाउड नहीं होते। ओपन इवेंट्स हमारे TT में होते हैं, हर एक वर्टिकल में ओपन इवेंट्स होते हैं। शूटिंग में ओपन इवेंट्स खेलना एक प्लेयर को अलाउ नहीं है। जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है इंडिया का, जो डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में, वो किसी भी खिलाड़ी को ओपन खेलने के लिए अलाउ नहीं करते। तो स्ट्रक्चर्ड गेम शुरू से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से खेलते हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है। और वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में ही इज ऑथराइज्ड टू मेक क्लासिफिकेशन। वेरी गुड। मैं प्रदीप जी, सोनू भोला जी, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मैसेज बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल दें। बहुत सारे लोगों को इनकी ज़रूरत है। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने यहाँ दर्शकों से, अपने पार्टिसिपेंट से, कि आप लोग अगर किसी अपने बच्चे को शूटिंग में भी अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर, जैसे सोनू ने कहा कि राम मनोहर लोहिया में अगर हम उसका पहले असेसमेंट करा लें और उसका खेल प्रारंभ कर सकते हैं, तो इस तरह से खेल। मैं क्लियर कर दूं, वो मेडिकल असेसमेंट नहीं होता, वो स्पोर्ट्स की क्लासिफिकेशन के लिए असेसमेंट होता है। वेरी गुड जी। स्पोर्ट्स क्लासिफिकेशन है कि आप किस लेवल में खेल सकते हैं, किस लेवल में आप शूटर बन सकते हैं, उसका होता है। आई थिंक इसमें क्रिकेट में ऐसा तो कुछ नहीं है। क्रिकेट में भी है कि कोई असेसमेंट होना जरूरी होता है कि प्रदीप? जैसा ब्लाइंड क्रिकेट में 3 कैटेगरीज होती हैं, उसी तरह से हमने भी कैटेगरीज बनाई हैं। जो ज्यादा सीवियर डिसेबल्ड है उनका इतना प्रेजेंटेशन होगा, जो थोड़ा कम डिसेबिलिटी है उसका इतना रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जिस तरह से टेबल टेनिस में या दूसरे पैरा एथलेटिक्स में होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग द डिसेबिलिटी। तो जिसकी ज्यादा डिसेबिलिटी है उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा, जिसकी कम डिसेबिलिटी है उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा, जिसकी हैंड डिसेबिलिटी है उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा, जिसकी लेग डिसेबिलिटी है उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा। तो यहाँ पैरा में अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशंस होती है। और जैसे शूटिंग में सोनू ने बताया 3-4 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। टेबल टेनिस में 11 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो ये सर सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में होता है, सबसे ज्यादा डिसेबिलिटी और स्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी जानकारियां वेबसाइट्स पर, गूगल पर अवेलेबल हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो हमें ईमेल कर सकते हैं, हम उसको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक स्वर्ण मंडल जी हैं हमारे, उस पे बहुत शुरू में ही उन्होंने सवाल लिखा था, मैं बैडमिंटन में भाग लेना चाहता हूँ प्लीज, मेरे बोथ हैंड्स, इनका पूरा लिखा हुआ नहीं, लगता है कि इनको डिसेबिलिटी हाथ की है, लेकिन ये बैडमिंटन में भाग लेना चाहते हैं। तो आई थिंक स्वर्ण मंडल जी, इफ यू आर हियर देन आप इसको खुद बोल सकते हैं, तो बोलिए प्लीज स्वर्ण मंडल जी। नहीं है, ओके, आई थिंक नहीं, अभी वो लगता है छोड़ के चले गए मीटिंग। सर वो संपर्क करें तो उनको दिया जा सकता है कि अपने स्टेट कमेटी से संपर्क कर लें। स्टेट कमेटी उनको रेफर कर सकती है अलग अलग इवेंट्स के लिए। जी जी, जो भी आपकी जरूरत हो, हम जो आज बात कर रहे हैं क्रिकेट की या कोई भी गेम्स की बात कर रहे हैं, चाहे शूटिंग की, चाहे पैरा एथलीट की, चाहे स्पेशल ओलंपिक की, कोई भी वर्टिकल्स में बात, किसी भी वर्टिकल्स में हम लोग अगर बात कर रहे हैं, ये नहीं कि हम उसी वर्टिकल्स में जाएं।
आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी चॉइस क्या है, पहली बात। दूसरी बात है जो आपका जो एक फिजिकल डिमांड है उस खेल के लिए, मेंटल डिमांड है उस खेल के लिए, वो भी आप फुलफिल करें। तो आप उस एक प्रॉपर खेल को चूज करें, एक प्रॉपर खेल का समन्वय स्थापित करें, कोऑर्डिनेशन स्थापित करें अपने पास कि उसको हम कैसे खेल सकते हैं, वो घर के कितनी दूर होगी उसका गेम्स। जैसे अभी प्रदीप ने बताया कि अगर हम व्हील चेयर पे क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे पास इतने ज्यादा मैदान नहीं है, हमारे पास इतने ज्यादा खेलने के एक्सेसिबल रिसोर्स नहीं है। तो हम उसके बारे में भी बात करें। जैसे सोनू ने अभी कहा कि शूटिंग रेंज के लिए भी हमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे बढ़ना है। तो अगर मैं आप सभी को एक यहाँ पर सलाह देना चाहूँ तो आप जिस भी खेल में करियर बनाना चाहते हैं तो आप उसके बारे में पहले पूरी जानकारी ले लें कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, फिर उसके बाद में आगे उसको बढ़ाएं। ओके, सो आई विल गो टू प्रदीप जी। सो एनीथिंग एट द एंड यू वांट टू से? आपका कोई मैसेज हो, आप कुछ देना चाहें? जी प्रदीप जी। जी नहीं, जैसा मैंने पहले ही कहा कि आप किसी भी स्पोर्ट से संबंधित जानकारी हमसे ले सकते हैं, और मैं सभी जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं, जिनको चीजें नहीं मिल पा रही हैं, चाहे वो फैसिलिटीज हों, चाहे वो और दूसरे तरह के अवार्ड रिवॉर्ड्स हों या जॉब हो। देखिए, ये अपनी लड़ाई खुद को भी लड़नी पड़ती है कभी कभी। जैसे कई स्टेट्स में आज पॉलिसीज नहीं है फॉर द पैरा एथलीट या फिर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, तो उनको वो शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम एडवोकेसी कर सकते हैं, या आसपास के जो हमारे स्टेट्स हैं या जो हमारे स्टेट पार्टनर्स हैं वो अपने अपने स्टेट में एडवोकेसी करते हैं। तो अगर किसी को कुछ चीज नहीं मिल पा रही है, या जैसे उसके घर के पास कोई मैदान है, कोई ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड या एथलेटिक ग्राउंड, और वो वहां पर नहीं अपनी प्रैक्टिस कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ी सी एडवोकेसी करनी पड़ेगी। उस मैदान के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या फिर डायरेक्टर होंगे, उसको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी करानी पड़ेगी, या फिर वहाँ पर रैंप बनवाना है, टॉयलेट एक्सेसिबल कराना है। मुझे लगता है ये खुद से करना पड़ेगा। आप किसी का वेट ना करें कि कोई आएगा हमारे लिए ये करेगा। बहुत ईजी है, अगर आप डायरेक्ट भी उनको ईमेल चिट्ठी लिख सकते हैं, या फिर स्टेट कमिश्नर होते हैं, आप उनको चिट्ठी लिखकर उसको एक्सेसिबल करा सकते हैं, फिर वहां पर अपनी प्रैक्टिस के लिए परमिशन ले सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सबको करना पड़ेगा। आप चाहे वो पेरेंट्स हों अपने बच्चों के लिए, चाहे स्पेशल बच्चे हों या फिर पैरा एथलीट हों, स्कूल में बच्चे हों, अगर स्कूल में फैसिलिटी है लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल को या फिर स्टेट अथॉरिटीज को। और ये हो सकता है एज पर एक्ट, RPWD एक्ट है, चाहे वो स्पोर्ट्स पॉलिसीज हैं या फिर वो डिसेबिलिटी पॉलिसीज हैं, जिस तरह एजुकेशन पॉलिसीज हैं, सब में हर तरीके की प्रोविजंस हैं, और आप उनको यूज करें और अपने राइट्स लें। थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, आपका कोई यूट्यूब का जो चैनल है उसका क्या नाम है, बताएंगे? कोई यूट्यूब चैनल है क्या ब्लाइंड क्रिकेट? मैं आपको लिंक में भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, लिंक भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है। तो हम लोग मशवरा के वेबसाइट पे ये लिंक अपडेट कर देंगे, आप वहां देख सकते हैं जी क्या है। ओके सर, अंत में मैं गुप्ता सर के पास जाना चाहूंगा। गुप्ता सर, प्रदीप जी, बहुत बढ़िया लगा सुनकर के आपका, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवरीवन इज यूनिक। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप में अद्वितीय है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैं हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। एंड द सेम वही चीज लागू होती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, कि हर एक, जैसे टिपिकल लोग जो हैं, मैं नॉन डिसेबल्ड नहीं कहता, मैं टिपिकल कहता हूँ, हम टिपिकल आदमी है। हम टिपिकल लोग जो हैं, हर एक आदमी में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। ऐसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटी में यूनिकनेस होती है, उसको हमें देखना है, उसको हमें फाइंड आउट करना है, टटोलना है, निकालना है, और उसकी पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करके उसको अपॉर्चुनिटी प्रदान करनी है। कि जब तक मैं एक स्टेप आगे नहीं रखूंगा तो मैं दूसरा स्टेप बढ़ा ही नहीं सकता, तो वो हमको उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो वंस अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड, दे एक्सेल। वो कहते हैं ना, हम किसी से कम नहीं है, वी आर नन टू सेकंड, हम किसी से कम नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि
आपने बहुत सारी दिक्कतें बताई। सबसे बड़ी एक दिक्कत क्या है कि मीडिया हमारे को तिरछी नजर से देखता है, सीधी नजर से नहीं देखता। अभी कल मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार एक फुल पेज उसके ऊपर दिया हुआ है। ब्लाइंड बच्चे जो हैं, हमारे दृष्टिबाधित बच्चे जो हैं, वो वर्ल्ड कप जीत करके आए, पाकिस्तान को उन्होंने हराया। उसके लिए एक छोटा सा कॉलम था 4x4 का, मेरे ख्याल से 4x6 सेंटीमीटर का कॉलम रहा होगा, इतना सा कॉलम रहता है। तो मीडिया कवरेज अगर हो, मीडिया का पूरा कवरेज अगर हो, जिस प्रकार से और चीजों का होता है, और गेम्स का होता है, क्रिकेट का होता है, हॉकी का होता है, फुटबॉल का हमारे यहाँ बहुत कम होता है, फुटबॉल को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, क्रिकेट का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम हॉकी का होता है। तो अगर वो मीडिया कवरेज हमारे यहाँ ज्यादा हो तो बहुत फायदा होगा। मीडिया हमारी एडवोकेसी करे, मीडिया जो है हमारी एडवोकेसी करे, तो उससे हमें बहुत फायदा हो सकता है। जहां तक सवाल है क्रिकेट का, या स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम जो होती है, उनकी जो अपना इज्जत है, अपने लिए अपनी इज्जत है, वो सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है कि बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी काफी रिजिडिटी आ जाती है हमारे जॉइंट्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। वो स्टिफनेस खत्म होने के बाद में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और फिजिकल एक्टिविटी होती है, तो हमारे पावर्स जो हमारे को फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कराते हैं, उसके अलावा भी हमारी फिजिकल जो पावर्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स वो सिर्फ टिपिकल लोगों के लिए नहीं, किसी के लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता है उसकी पोटेंशियल्स को निखारने के लिए, उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उसकी फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और कंसंट्रेशन। ये जो कहते हैं ना अटेंशन डेफिशिएंट है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, एक चीज में ज्यादा देर तक नहीं सकता, तो जब यहाँ कर लेता है तो इसको हम शिफ्ट करके दूसरे यूजफुल वर्क्स में, उसको उपयोगी कामों में उनको हम लगा सकते हैं। सर, thank you very much for giving me the opportunity. Great. Thank you very much. I would like to tell you here, we are coming on, we are not coming on next Saturday due to Diwali. हम लोग दिवाली के अवसर पे ऑफ रखेंगे लाइव को, मशवरा coming on 17th वो आप तक नहीं आ पाएगा, but we are coming on November 18th, the next Wednesday, with very good talk on self advocacy. And we are trying to find out to show you something very unique. हम लोग जैसे आज यूनिक ब्लाइंड क्रिकेट और व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में बात किया, इसी तरह से हम लोग कुछ नया चीज सोच रहे हैं कि आपको बताएं कि ये भी ऐसा भी हो सकता है। और आई वुड लाइक टू मेंशन हियर जो हमारे मशवरा टीम है, दे आर डूइंग वेरी मच एक्टिवली, दे आर सपोर्टिंग यू ऑल। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता हो ईमेल पे, तो you can go and go to our mashwara.manovikas.family website. There you can download your certificate. That will be the better option to download the certificate. ये अच्छा होगा कि आप, क्योंकि जो हमारा ईमेल भेजने का लिंक है या जो ईमेल भेजने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हम लोग भेज देते हैं, तो जिसके कारण से आपका सर्टिफिकेट का ईमेल आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो आपको ईमेल से अगर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू, एंड इट इज माय प्रिविलेज टू एक्सटेंड माय heartfelt thanks on this 58.17 episode of Mashwara. I, on behalf of Manovikas family, Mashwara team, Manbhavan team, and entire fraternity of the institution, I extend my most sincere thanks to the Almighty God. On my own behalf, I extend very heartfelt thanks to Mr. Pradeep Raj ji and Mr. Mahantesh ji for sharing your time. एंड स्पेशली प्रदीप जी, आज आपने बहुत अच्छी बात कही है, सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही नहीं कही है कि हम खेल के प्रति कैसे एडवोकेसी कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छे तरह से हाईलाइट किया है। एंड इवन थैंक यू सुवर्णा एंड थैंक यू प्रदीप टू ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर इनपुट्स।
So thank you all for your informative address, and thank you Desai sir for joining and gracing the Mashwara, and thank you JFC Gupta sir कि आज आपने जो really you have given us the very great idea कि sports हमारे जीवन में कहाँ use हो सकता है. So I must mention my deepest sense of appreciation for your very good, innovative and informative address, Gupta sir. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. And Thank you. big thanks to Adya. Today I have seen कि आद्या ने सुबह कैसे आप लोगों को मैसेज भेजा, क्योंकि कल हम लोग पूरे शाम तक जो है दिवाली उत्सव में बिजी थे, तो कल मैसेज नहीं जा पाया. बट आज आद्या ने जो है कि सुबह बहुत आराम से वो अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरे लैपटॉप में आप लोगों को मैसेज भेजी. सो थैंक यू. एंड थैंक यू नमो नारायण. आपने आज सुबह आप भी बहुत ही एक्टिवली 2-3 बार लोगों को मैसेज भेजा है, हमें पता है. अमजद हुसैन, thank you very much. And I have seen that many persons, those who are volunteering here for Manovikas and Mashwara. So thank you all. And I also extend my thanks to my staff for their enormous cooperation and organizing this episode of Mashwara. So thank you all. And thank you Rakhi for Shine language interpretation, Kanishka for working on Facebook Live, and Indra helping on Zoom, Nistha coordinating all the Mashwara components, Shusil, Dharamjeet, Kallu Khan sir, Ruby madam, so everyone, thank you. And we want to tell you कि आप लोगों से ही, आपके ही सहयोग से we are able to reach the Mashwara audience. And I would like to say here finally the wonderful guests and participants, your active participation with such a great affiliation with Mashwara is very incredible. So thank you so much for your active participation. Thank you Shreyans for writing people's the message and everything. So thank you all, and thanks a lot one and all, directly indirectly, who are involved in this program. So thank you. जय हिंद. आप सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं. आज थोड़ा मेरा भी तबीयत डाउन है, तो इसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि 2-4 बार मुझे खांसी करनी पड़ी. तो आप सभी का बहुत बहुत आभार. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.